बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो सुबह से शाम नहीं, शाम से महीनों गुजर जाएं और चर्चा ख़त्म ना हो। और ऐसे ऐसे धरोहर भी हैं जिनको अगर याद किया जाए तो लगता है कि बिहार सच में एक ऐसा राज्य है जहां से हमेशा एक ऐसे प्रतिभा की उत्पत्ति होती है जिसके बारे में हम आपसे क्या कहें। बिहार हमेशा किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में अपना नाम, अपना परचम लहराता रहा है। जितनी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन बिहार अब बदल रहा है। और इसी बदलते बिहार में इसकी जब हम इस हिस्ट्री देखते हैं, जब इसकी हम कहानी देखते हैं, इतिहास में जब हम जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम आता है। नाम सुन के ही मन गर्वान्वित हो जाता है, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग भी थे। जैसे अगर हम बात करें, बिहार का एक ज़िला है सिवान ज़िला। इस सिवान ज़िला से सबसे पहले हमारे राजेंद्र बाबू का नाम आता है और उनके नाम से हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड को लोग सिवान ज़िला को जानते हैं। और सिवान ज़िला का जीरादेई जो गांव है, उस गांव को जानते हैं। इसी सिवान ज़िला से एक ऐसे शख्स का भी परिचय होता है जिसकी व्याख्या न जाने कितने किताबों में की गई है। और मुझे लगता है कि उनके किस्से हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजा देने वाले इंसान का नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, मिस्टर नटवरलाल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिस्टर नटवरलाल को जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन मैं एक बार ऐसे घूमते घूमते उनके घर तक पहुंच गया। वो मिस्टर नटवरलाल जिनके नाम से प्रशासन ही क्या, पूरे देश के लोग कांपते थे कि ये कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता था। कब इनके दिमाग में क्या आएगा, ये किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसी सिवान ज़िले के हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, उनको भी नहीं पता था कि ये नटवर क्या करेगा। उन्होंने कई बार नटवर लाल को ये सलाह भी दिया था कि नटवर सुधर जो। और नटवर जी कहते थे कि आप एक बार मुझे इजाज़त दे के देखिए, मैं ऐसे करामात कर दूंगा जिससे हिंदुस्तान को लोग एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाऊंगा। मैं हिंदुस्तान के सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा मैं, आप एक बार इजाज़त दे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे स्वाभिमानी आदमी थे और इतने स्वाभिमान के साथ वो जिनकी सादगी थी, उनके जीवन का जो परिचय था, एक अलग ही था। उन्होंने हमेशा नटवरलाल से कहा कि तुम सुधर जाओ। नटवरलाल की एक कहानी उस गांव से हमें सुनने को मिली, जो गांव वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बार की बात है कि वो जेल में थे और यहाँ गांव में अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ जाने की वजह से खेत हमारे बंजर हो रहे थे, जुताई नहीं हो रही थी और हम लोग भूखे मरने के कगार पे आ गए थे। और ये मैसेज नटवरलाल को हम लोग चिट्ठी में लिख के भिजवाए थे। और वहाँ जाने के बाद जब चिट्ठी उन्होंने पढ़ने के बाद जब देखा कि समस्या बहुत गंभीर आने वाली है, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि पूरे गांव के लोग खुशहाल हो गए। और उनका ये चर्चा, जब भी बात आती है मिस्टर नटवरलाल की, तो उस चर्चे में ये बात ज़रूर कही जाती है। और वो किस्सा मैं आप सबके बीच आज सुनाने वाला हूँ। जब जेल में चिट्ठी पहुँची, चिट्ठी पढ़ने के बाद काफ़ी मायूस हुए। मायूस होने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उस तरकीब में एक चिट्ठी लिखी उन्होंने अपने गांव वालों के लिए कि हमारे खेत में सोना गड़ा हुआ है और वो सोना निकाल के तुम लोग बेचो और पूरे गांव को खिलाओ। ये मैसेज जैसे बाहर चिट्ठी लिख के बाहर निकाले तो जेलर को लगा कि पहले इसे मुझे पढ़ना चाहिए कि क्या मैसेज दिया है इन्होंने गाँव वालों को। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी तरकीब बना दी हो जिससे ये जेल से भाग जाए, या कोई ऐसा कुछ ना मंगा लिया हो जो हानिकारक हो और हम सब के ऊपर कोई हानि हो जाए, हम सब के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ जाए, हम सब किसी मुसीबत में फंस जाए। और इसी वजह से उन लोगों ने वो चिट्ठी पढ़ी। और चिट्ठी पढ़ते के साथ में ही उनको पता भी नहीं चला कि उनके साथ अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। जैसे उन्होंने पढ़ा कि खेत में सोना गड़ा हुआ है, तो प्रशासन को लगा कि जितना जल्दी हो सके चल के उस सोने को हमें कब्जे में लेना चाहिए। और गांव वाले को कुछ नहीं पता, प्रशासन जाके उनके इलाके के जितने खेत खलिहान थे, सब बंजर ज़मीन को उसकी खुदाई करवा दी। और सोना निकालने के चक्कर में पूरे गांव के खेत को बंजर से उसको हरा भरा बना दिया गया।
सब सारे खेतों की जुताई हो गई, खुदाई हो गई और लास्ट में मिला कुछ नहीं। फिर बाद में गांव वालों ने एक चिट्ठी लिख के जब भेजा कि भाई आपके एक तरकीब से पूरे गांव की खेती सब बंजर जो थी उसकी सबकी जुताई हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो बाद में उन्होंने उधर से मैसेज डाला कि एक काम करो, सब में बीज डालो और खेत को बो डालो, खेत में बीज डालो और खाओ पियो मस्त रहो, कभी किसी तरीके से परेशान मत होना, कोई भी परेशानी आए तो मुझे बताना। जब ये मैसेज भी जेलर पढ़ता है तो दांतों तले उंगलियां दबा के बैठ जाता है कि जेल के अंदर से बैठा बैठा हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और किसी को कुछ समझ नहीं आया। वही नटवर लाल हैं जिनका नाम आता है तो सबसे पहले संसद भवन बेचने की बात आती है। सोचिए कि क्या था उनके ऐसे दिमाग में, कौन सा दिमाग भगवान ने उनको दिया था जिस दिमाग से संसद भवन बेच डाला। इतना ही नहीं, लाल किला भी बेच डाला और ऐसी ऐसी चीज़ें बेची जिसको बेचने का किसी को कोई परमिशन है ही नहीं और वो उन्होंने बेच डाला। तो ये थे मिस्टर नटवर लाल जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मौका मिलते ही तुरंत उनके साथ ऐसा गेम किया जो किसी को समझ में नहीं आया। हूबहू सिग्नेचर करना उनकी एक ऐसी कला थी जिस कला में वो इतने माहिर थे कि जब भी वो किसी का साइन करते थे तो जिसका वो सिग्नेचर करते थे वो देख के हैरान हो जाता था कि सिग्नेचर तो ये मैंने किया ही नहीं है, लेकिन सिग्नेचर मेरा ही है। आश्चर्य में लोग ये पड़ जाते थे कि आखिर इतना हूबहू, इतने मस्त तरीक़ा से, इतने बढ़िया तरीके से, इतनी बारीकी से वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। लोग सोचते रहे, प्रशासन उनको गिरफ्तार भी की और उनको जेल में भी डाली, लेकिन जेल से वो कब निकले, कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। और वैसे मिस्टर नटवर लाल के घर पे मैं घूमते घूमते पहुंचा हुआ था, तो घर के नाम पे जो मैंने देखा वहाँ, तो मुझे एक बार ऐसा फील हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मिस्टर नटवर लाल के घर के पास मुझे लगता है कि 10 बाई 30 का ज़मीन है और उस पर कोई मकान नहीं है, उस पर पेड़ पौधे हैं, ऐसे नॉर्मली बांस के चचरे यानी बम्बू का चचरा बना के फाटक लगाया गया है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उनके परिवार से कुछ लोगों ने बताया कि उनके परिवार में उनकी एक लड़की थी, उनके परिवार के लोग थे, पहले वो लोग आते जाते थे लेकिन अब वहाँ से कोई नहीं आता और वो लोग कहाँ हैं ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे मिस्टर नटवर लाल जो एक दिन पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे, वैसे नटवर लाल के गांव को, वैसे नटवर लाल के घर को एक गुमनामी मिल गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे एक चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और इस पे क्या होना चाहिए, उस जगह पे क्या करना चाहिए वैसे इंसान के लिए जिन्होंने ये भी कहा था कि एक बार में मैं पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ़ कर दूंगा। ये सिर्फ राजेंद्र प्रसाद से बातें हुई थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से, और उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था। देखिए कैसे स्वाभिमानी लोग थे। और आज के समय में हम लोग राजनीति और जात पात में बटे हुए हैं, लेकिन वो एक मिसाल भी थे कि पूरे गांव में न जाने कितने जाति बिरादरी के लोग उनके रहते हैं और सबके लिए उन्होंने ऐसा तरकीब निकाला कि पूरा गांव खुशहाल हो गया। ये सारी बातें सोचने की है और समझने की है। हम लोगों को ये ज़रूर उनसे ये सीख लेना चाहिए कि जाति पाति में बंटने से बढ़िया है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव का भला हो, राज्य का भला हो और देश का भला हो। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।